आज मेरे विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति तारानगर के होने वाले पंचायत चुनावों के लिए मैंने आज शुरुआत की है और पूरी तहसील में मैं जाऊंगा, सब मतदाताओं से बात करूंगा, उनको बताऊंगा कि ये चुनाव है वो आपका चुनाव है, इसमें आपकी सरकार बननी है, इसमें आपका विकास होगा और यदि आपने कहीं भूल से ऐसे व्यक्तियों को हाथ में संभाला दी तो राज के खिलाफ होंगे तो कोई काम नहीं होगा, सिर्फ लड़ाई झगड़े होंगे। काम तभी होगा जब आप राज के साथ जुड़ के काम करेंगे। यही मैंने आज कोहिड़ा में कहा है कि कोहिड़ों के लोगों से मैंने अपील की है, मार्मिक अपील की है मैंने उनसे कि आप मुझे साथ दो, मुझे ताकतवर बनाओ। एमएलए मुझे आपने बनाया, अब मुझे आप ताकत दो तो मैं तारानगर के अंदर ताकत से काम कर सकूंगा, तारानगर में ज़्यादा से ज़्यादा धन लेके आ सकूंगा, तारानगर में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करा सकूंगा। ये बात मैंने आज सबसे निवेदन किया है, आप सबके सामने है। सारे लोगों में उत्साह है और सबके दिल में है कि नरेंद्र बुढ़ानिया को हम आशीर्वाद देंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें मरीजों को फल और खाना वितरण किया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का मनाया जन्मदिन पर मरीजों को फल और खाना वितरण। अस्पताल में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के जन्मदिन के अवसर पर यादवेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के मुख्य तत्वावधान में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जन्मदिन मनाया। जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरण एवं केक काट कर इसके बाद मरीजों को खाना वितरण किया गया। कांग्रेस जनों ने कमलनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। देने वालों में सूर्य प्रकाश मिश्रा, प्रदेश सचिव, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश यादव जी, प्रदेश कमेटी के सदस्य दिलीप खरे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर इसरार मोहम्मद, देवेंद्र संजय नायक, रिंकू बदौरा, पूनम जायसवाल, अनिल बड़कुल, गौरव शर्मा, अरविंद केवरिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी का 75वां जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर हम दादा यादवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में गरीबों में भोजन वितरण एवं मरीजों को फल वितरण, इसके बाद जिला कार्यालय में केक काटकर जन्मदिन मना रहे हैं और भगवान से कामना कर रहे हैं कि उनको दीर्घायु दें, जिससे वो मध्य प्रदेश की गरीब जनता के हित में काम कर सकें। देखो, आज हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी का 75वां जन्मदिन है। आज हम लोगों ने उनके जन्मदिन को मनाने का निश्चय किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश है, यहाँ पे फल वितरण भी होगा, ये भोजन वितरण है और उसके बाद कांग्रेस के ऑफिस में केक काटने का कार्यक्रम है। हम उनके दीर्घायु होने की, लंबी उम्र प्राप्त करने की आशा करते हैं और वो हमारा नेतृत्व करते रहे, ऐसी ईश्वर से हम कामना करते हैं। और कहाँ का फल वितरण है और ऑफिस में उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में केक काटा जाएगा। शीतलहरी व ठंड के मद्देनजर बलरामपुर जिला प्रशासन की ओर से उठाए गए कई कदम। जिले में 6 रैन बसेरों की किए गए स्थापित। शीतलहरी व ठंड के मद्देनजर बलरामपुर जिला प्रशासन की ओर से उठाए गए कई कदम। जिले में 6 रैन बसेरों की किए गए स्थापित।
बलरामपुर मौसम विभाग के अनुसार इस बार ठंड अधिक पड़ने की संभावना है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला अधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि जिले के चारों नगर निकायों, जिला महिला चिकित्सालय व संयुक्त जिला अस्पताल में एक रैन बसेरा की स्थापना की गई है। बलरामपुर में मेमोरियल चिकित्सालय के पास, उतरौला में बस्ती स्टेशन के पास, तुलसीपुर में अखिलेश्वर गर्ल्स इंटर कॉलेज व पचपेड़वा में जलकर परिसर में रैन बसेरे स्थापित किए गए हैं। इन रैन बसेरों की शासन द्वारा जियो टैगिंग भी कराई गई है। समस्त उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्र अधिकारी को संबंधित तहसील क्षेत्र में पेट्रोलिंग के लिए नामित किया गया। नामित अधिकारी सुनिश्चित करेंगे सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़क, पटरी, अस्पताल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन व अन्य सार्वजनिक बाजार इत्यादि में कोई भी असहाय व्यक्ति खुले में न लेटे। लहरी व ठंड के मद्देनजर जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण बलरामपुर की ओर से कई उपाय किए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से रैन बसेरों की स्थापना की गई है। 6 रैन बसेरे मौजूदा समय में संचालित हैं 4 नगर निगमों में तथा 1 महिला जिला चिकित्सालय तथा 1 संयुक्त जिला चिकित्सालय में संचालित है। इन रैन बसेरों में कोई भी निराश्रित व्यक्ति जाकर अपनी रात बिता सकता है। इसके अतिरिक्त जो 2 मुख्य और कार्य इस बार किए जा रहे हैं, इसमें हर तहसील स्तर पर 2 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ये एक नोडल अधिकारी एसडीएम होंगे तथा एक वहाँ के क्षेत्राधिकारी पुलिस क्षेत्राधिकारी होंगे। ये दोनों हमेशा जो है पेट्रोलिंग करेंगे रात के समय कि कोई भी व्यक्ति ऐसा निराश्रित जो भी बाहर खुले में लेटा हो उसको रैन बसेरे तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। एक प्रोत्साहन योजना के तहत भी जिला प्रशासन कार्य कर रहा है, जिसमें बहुत सारे एनजीओ जो कंबल वितरण तथा अलाव जलाने आदि का कार्य करना चाहते हैं या पहले से भी करते रहे हैं, तो उनको इस बार प्रशस्ति पत्र जिला प्रशासन देगा अपनी तरफ से। इसके लिए उनको तहसीलों में इसके इनरोलमेंट कराना होगा, उनकी जानकारी देनी होगी कि वो कब कार्यक्रम कर रहे हैं, कितने लोग उसमें शामिल होंगे और कितने लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। और तहसील प्रशासन की ओर से कोई एक नुमाइंदा जाकर उसको वेरीफाई करेगा और इसके बाद फिर एक प्रशस्ति पत्र जिला प्रशासन की ओर से उन्हें दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अलाव की व्यवस्था भी करने के लिए तहसीलों में पैसों का आवंटन कर दिया गया है। कलेक्ट्रेट परिसर में एक आपदा नियंत्रण कक्ष भी स्थापित है, जिसका नंबर है 8960010336 व 9170277336। ये दोनों नंबर जो है 24 घंटे चलते रहते हैं। अगर ठंड तथा शीतलहर से संबंधित कोई भी आपदा या कोई भी परेशानी किसी को है तो वो इन नंबरों पर कॉल करके जानकारी दे सकता है, अपने शंका का और अपने समस्या का निवारण करा सकता है। एक और भी अनुरोध मीडिया बंधुओं से किया जा रहा है कि जो ठंड से होने वाली मौतों की रिपोर्टिंग की जाती है उसमें तथ्यों की जानकारी लेकर ही रिपोर्टिंग करें, क्योंकि बहुत बार ऐसे सक्षम व्यक्ति जिनके पास सब कुछ होता है ओढ़ने और पहनने के लिए सब कुछ होने के बावजूद ठंड से होने वाली किसी बीमारी से अगर उनकी मौत हो जाती है तो भी उसे ठंड से मौत करार दिया जाता है। मेरा कहना ये है, जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का अनुरोध ये है कि यदि किसी व्यक्ति के पास ओढ़ने के लिए या गर्म कपड़े या नहीं हैं और घर में कोई कंबल वगैरह नहीं है जिसके कारण उसकी ठंड से मौत होती है, तो उसी को ही ठंड से मौत का कारण माना जाना चाहिए। तो ये अनुरोध है और मीडिया बंधुओं से ये भी अनुरोध है कि अगर किसी प्रकार का भी सजेशन वो देना चाहते हैं तो ये जो हमने अभी नंबर बताए हैं दोनों, इन नंबरों पर फोन करके वो सजेशन नोट करा सकते हैं और उनके सजेशंस पर जिला प्रशासन कार्य। गांव की गली में घूम रहा था मगरमच्छ, दहशत में आए ग्रामीण, वन विभाग को दी गई सूचना। विभाग को आने में हुआ विलंब तो ग्रामीणों ने खुद ही रस्से से पकड़कर बांधा खंबे से। गांव की गली में घूम रहा था मगरमच्छ, दहशत में आए ग्रामीण, वन विभाग को दी गई सूचना। विभाग को आने में हुआ विलंब तो ग्रामीणों ने खुद ही रस्से से पकड़कर बांधा खंबे से। अकलतरा ब्लॉक से रसेड़ा गांव की घटना। वन विभाग ने मगरमच्छ को ले जाकर छोड़े कोटमी सोनार के क्रोकोडाइल पार्क में। मेरा नाम पीयूष जांगड़े है। क्रोकोडाइल पार्क कोटमी सोनार में मैं पदस्थ हूँ वन रक्षक के पद पर। आज सुबह सूचना मिली थी कि ग्राम रसेड़ा में एक मगरमच्छ पकड़ाया है, ग्रामीणों ने देखा था उसको। वहाँ हमारी रेस्क्यू टीम सुबह गई और वहाँ से फिर रेस्क्यू करके
सुरक्षित क्रोकोडाइल पार्क में छोड़ा गया। ये मगरमच्छ संभवतः कर्रा नाला यहाँ जो है वहाँ का हो सकता है, क्योंकि वहाँ आए दिन सूचना मिलती रहती है कुछ मगरमच्छ वहाँ अभी भी हैं ऐसा करके, तो ये संभवतः वहीं से होगा। पार्क का नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से बच्चा भी बाहर नहीं जा सकता है, ये 3-3 लेयर में घिरा हुआ है। अवैध असले के साथ वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चौथावल क्षेत्र में अवैध असले से फायरिंग करते एक और वीडियो वायरल होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध तमचा और बनावटी मस्कट बरामद की है। अवैध असले के साथ वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चौथावल क्षेत्र में अवैध असले से फायरिंग करते एक और वीडियो वायरल होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध तमचा व बनावटी मस्कट बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चौथावल क्षेत्र में अवैध असले से फायरिंग करते लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं। चौथावल क्षेत्र में एक और वीडियो वायरल होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो की पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि वायरल वीडियो ग्राम बुड्ढा खेड़ा के एक युवक का है। पुलिस ने गांव में पहुंचकर आरोपी मोहित कुमार पुत्र मेघाराम को दबोच लिया। पुलिस ने उसके पास से एक तमचा और बनावटी मस्कट बरामद किया। चौथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से एक तमचा व बनावटी मस्कट बरामद किया। बनावटी मस्कट से आरोपी वीडियो में पटाखा फोड़ता दिखाई दे रहा है। उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। मुजफ्फरनगर से सैयद सलमान की रिपोर्ट। सर क्या मामला है चरथावल में? सर ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें एक मामला, एक वीडियो अभी जानकारी में आई थी जिसमें एक युवक है वो हाथ में अवैध तमंचा लेके उसको लहरा रहा है। इसमें इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम मोहित है, जो कि ग्राम बुड्ढा खेड़ा का रहने वाला है। और एक अन्य युवक भी था जिसके हाथ में मस्कट जैसा एक अवैध असला दिखाई दे रहा है। उसको भी जब पकड़ा गया तो वो मस्कट नहीं है, वो लकड़ी का बनाया हुआ खिलौना है जिसमें छोटे पटाखे जो होते हैं दीपावली के वो इसमें छोड़े जाते हैं। इसमें और भी जो चीज़ें हैं, जो भी तथ्य हैं, उन पर भी, उन पहलुओं पे भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। इसको मोहित को इसको तमंचे के साथ इसको अरेस्ट किया है, जिसका एक 315 का तमंचा और 2 कारतूस इसके पास बरामद हुए हैं। गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। नेपरी तिराहे पर पैदल जा रहे राहगीरों को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, एक की मौत, एक घायल। कैलारस थाना क्षेत्र के अंतर्गत माधोगढ़ निवासी अवधेश पुत्र रामस्वरूप ने बताया कि अपनी मां कमलेश व बहन कुमारी मनीषा के साथ माधोगढ़ से पैदल कैलारस जा रहा था। तभी नेपरी तिराहे पर एक ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे मां कमलेश व बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैलारस में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। नेपरी तिराहे पर पैदल जा रहे राहगीरों को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, एक की मौत, एक घायल। कैलारस थाना क्षेत्र के अंतर्गत माधोगढ़ निवासी अवधेश पुत्र रामस्वरूप ने बताया कि अपनी मां कमलेश व बहन कुमारी मनीषा के साथ माधोगढ़ से पैदल कैलारस जा रहा था। तभी नेपरी तिराहे पर एक ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे मेरी मां कमलेश व बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैलारस में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने मेरी बहन मनीषा उम्र 16 साल व मेरी मां कमलेश को गंभीर हालत को देखते हुए रेफर कर दिया, जहां रास्ते में मनीषा की मृत्यु हो गई और मां को इलाज हेतु ग्वालियर में भर्ती कराया गया। मृत मनीषा का कैलारस हॉस्पिटल में पोस्ट किया गया। 100 परिजनों को सौंप दिया। कैलारस थाने की पुलिस कार्यवाही में जुटी है। सरगुजा में बोले धर्मलाल कौशिक, कांग्रेस सरकार बिचौलिए के लिए काम कर रही है। सरगुजा अपने एक दिन के प्रवास के दौरान सरगुजा जिले के दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रदेश में इस वक्त मौजूद सबसे बड़े मुद्दे यानी धान खरीदी को लेकर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार ने पिछले साल की गई धान खरीदी की अब तक कस्टम मिलिंग नहीं कराई, जिसके कारण संग्रहण केंद्रों में धान खराब हो रहे हैं। सरगुजा में बोले धर्मलाल कौशिक, कांग्रेस सरकार बिचौलिए का काम कर रही है। सरगुजा अपने एक दिन के प्रवास के दौरान सरगुजा जिले के दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश में इस वक्त मौजूद सबसे बड़े मुद्दे यानी धान खरीदी को लेकर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार ने पिछले साल की गई धान खरीदी की अब तक कस्टम मिलिंग नहीं कराई, जिसके कारण संग्रहण केंद्रों में धान खराब हो रहे हैं। यही नहीं, धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बिचौलिए की सरकार बताते हुए कहा कि सरकार किसानों के लिए नहीं बल्कि बिचौलियों के लिए काम कर रही है। वारदाने का बहाना बनाकर
सरकार किसानों की धान खरीदी में विलम्ब कर रही है, जबकि प्रदेश में पुराने बारदानों से धान की खरीदी शुरू की जा सकती है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि यदि सरकार ने केंद्र सरकार के किसी मंत्री को बारदाने के लिए पत्र लिखा तो उन्हें उसका जवाब सार्वजनिक करना चाहिए और यह भी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए कि आखिर पुराने बारदानों का क्या हुआ। धान खरीदी के मुद्दे को लेकर भाजपा कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। ये कारण है कि सरगुजा प्रवास के दौरान धर्मलाल कौशिक ने जमकर हमला बोलते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। अंतर कला कितना है इस सरकार में, उसको आप लोग देख चुके हैं। चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे आने वाले जो समय जो दिख रहा है, और इसी का अंतर कला में सब लगे हुए हैं। लेकिन प्रदेश के जनता के लिए किसी के पास में समय नहीं है। आज इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं खुद भी किसान हूं और मैंने बहुत गहराई से और बारीकी से मैंने अध्ययन भी किया है। लगभग 40,000 गठान अभी सरकार के पास में है, लगभग 2 करोड़ बोरा जो सप्लाई में आ रही है वो अलग है, और भी बाकी बोरा भी उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन ये इस बात को राजनीति क्यों करना चाहते हैं किसान से? जो आपके पास में उपलब्ध है आप खरीदी करें, उसका खरीदी करने के बजाय ये जो राजनीति कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसीलिए मैंने उदाहरण के साथ बताया कि हमारे छोटे किसान की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए कोचिया उनके धान को खरीदेंगे और कोचिया का संरक्षण करने वाले हैं। इसलिए दिसंबर में धान की खरीदी हो रही है और ये कोचियों की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है, क्योंकि उसका लाभ 2500 रुपए का कोचिया को मिलेगा, उस किसान को मिलने वाला नहीं। पिछले बहुत घटना में जाना नहीं चाहता, 15 साल में यूरिया के संकट नहीं आए, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी और यूरिया के संकट आ गए। इसको लेकर के हमारे किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़ा आंदोलन किया गया। मैं वहां प्रेस वार्ता लिया यूरिया को लेकर। किसानों को पोटाश चाहिए तो पोटाश नहीं है, यूरिया चाहिए तो यूरिया नहीं है, सुपर फास्फेट नहीं है, नकली दवा, नकली बीज और नकली खाद। पूरे प्रदेश के किसान इससे परेशान हैं। और जो वहां आत्महत्या के मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में दुर्ग जिला में 5 बार दवाई डाला उन्होंने, असर नहीं हुआ, उन्होंने आत्महत्या कर दिया। तोरला के किसान ने 3 बार दवाई डाला। ये सरकार उसके पनाह देने वाले हैं। नकली दवा, नकली खाद और नकली बीज, उसके कोई पोषक है, संरक्षक है, तो ये कांग्रेस की सरकार है, जिसके कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। विधानसभा में भी इस बात को हम लोग उठाए थे और बाकी तो रेती उती का आप लोग को जानकारी है। हम लोग के समय में जो रेती 10,000 रुपए में मिल रहा था हाईवा में, आज 20,000, 25,000, 30,000 में हाईवा है। ऐसा लगता है पूरे प्रदेश में माफियाओं की सरकार चल रही है। चाहे वो रेत माफिया की हम बात करें, खनिज माफिया की बात करें, भू माफिया की बात करें, दारू माफिया की बात करें, शराब माफिया की, उनके दुकानों में क्या स्थिति है आप लोग देख चुके हैं कि 2 नंबर के दारू कितने आ रहे हैं और उसको संरक्षण कौन दे रहे हैं। तो ये जिस प्रकार से सरकार चल रही, वास्तविक में इस सरकार ने महिलाओं को छलने का काम किया दारू के नाम पर। इस सरकार ने युवाओं को छलने का काम किया 2500 रुपए भत्ता देने के नाम पर, रोजगार देने के नाम पर। आज तक उसको शुरू नहीं किए हैं। और इस सरकार ने सबसे ज्यादा यदि ठगा है तो किसानों को, जो 2500 रुपए की बात किए। नवंबर आ गया, नवंबर में कटाई हुई थी, लेकिन आज तक 2500 रुपए उनके खाते में नहीं गया। और इसीलिए मैंने कहा कि किसान विरोधी सरकार। झारखंड सरकार द्वारा छठ पूजा को लेकर संशोधित जारी दिशा निर्देश पर पाकुड़ डीसी कुलदीप चौधरी ने शहर के छठ घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत काली भसान तालाब से हुई। यहां से निरीक्षण शुरू करते हुए टीन बंगला तालाब, ठाकुरवाड़ी, शिव शीतला मंदिर का घाट आदि का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में एसडीओ प्रभात कुमार, एसडीपीओ अजीत कुमार विमल, सीओ वीडियो कार्यपालक पदाधिकारी गंगाराम ठाकुर भी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान डीसी ने तालाबों के किनारे साफ सफाई की व्यवस्था देखे और कई दिशा निर्देश जारी किया। झारखंड सरकार द्वारा छठ पूजा को लेकर संशोधित जारी दिशा निर्देश पर पाकुड़ डीसी कुलदीप चौधरी ने शहर के छठ घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत काली भसान तालाब से हुई। यहां से निरीक्षण शुरू करते हुए टीन बंगला तालाब, ठाकुरवाड़ी, शिव शीतला मंदिर का घाट आदि का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में एसडीओ प्रभात कुमार, एसडीपीओ अजीत कुमार विमल, सीओ वीडियो कार्यपालक पदाधिकारी गंगाराम ठाकुर भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान डीसी ने तालाबों के किनारे साफ सफाई की व्यवस्था देखा और कई दिशा निर्देश जारी किए।
कहीं कहीं साफ सफाई में कमी नजर आने पर उन्होंने अधिकारियों को साफ सफाई कराने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए छठ तालाब में छठ व्रतियों को छठ करने की अनुमति दी गई। समिति के साथ प्रशासन बैठक कर दिशा निर्देश दी गई है। समिति और प्रशासन मिलकर कोविड-19 के गाइडलाइन अनुपालन करने की अपील छठ व्रतियों से की गई है। सरकार द्वारा जो अभी संशोधित दिशा निर्देश जारी किया गया, उसी के आलोक में छठ घाटों पर जाने के क्रम में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मास्क इत्यादि तो सभी श्रद्धालु लगाएं। जहाँ तक संभव हो अपने घरों पर ही पूजा अर्चना करें, लेकिन अगर घाट पर जाते हैं तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। सभी समिति जो हैं छठ घाट से, उनको भी इस बारे में सूचित किया गया है कि सरकार का दिशा निर्देश हर हालत में उसका पालन किया जाए। नगर पालिका पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि सभी जगह साफ सफाई को बेहतर तरह से करें और मंडल पदाधिकारी एवं BDO-CO के नेतृत्व में सभी जगह पर टीम्स डिप्यूट की जाएंगी, मेडिकल ऑफिसर्स भी लगाए जाएंगे ताकि किसी प्रकार से कोई घटना अगर होती है तो उसको तुरंत कंट्रोल किया सके। बदली परिस्थितियों में कोविड के संक्रमण के दौरान ये समय है बहुत ही ये क्रिटिकल टाइम है। इस समय सभी लोगों से जिला प्रशासन यही अपील करता है कि यथासंभव अपने घरों पर ही पूजा अर्चना करें, परंतु अगर घाट पर जाते हैं तो सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क इत्यादि का जरूर लगाएं और जिस व्यक्ति को भी संक्रमण के किसी प्रकार के लक्षण लगते हैं तो अपने घर पर ही रहें और चिकित्सीय जांच कराने के बाद ही घाट पर पहुँचें। समिति वाले क्या आश्वासन दिया सर? समिति के लोग ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि वो जिला प्रशासन की और सरकार की जो दिशा निर्देश हैं उसमें सहयोग प्रदान करेंगे और स्वयं अपनी ओर से भी वॉलंटियर्स को उसी तरह ब्रीफ करके स्पॉट पर लगाएंगे। थैंक यू। बाल यौन शोषण के आरोप में जूनियर इंजीनियर CBI की हिरासत में। जूनियर इंजीनियर को CBI ने सबूतों के साथ किया चित्रकूट जनपद से गिरफ्तार। बाल यौन शोषण के आरोप में जूनियर इंजीनियर CBI हिरासत में। जूनियर इंजीनियर को CBI ने सबूतों के साथ किया चित्रकूट जनपद से गिरफ्तार। बच्चों के यौन शोषण के मामले की जांच कर रही CBI टीम के 8 अफसर चित्रकूट पहुंच गए। सूत्रों का कहना है कि अफसरों ने सिंचाई विभाग के इंजीनियरों और कर्मचारियों को गेस्ट हाउस बुलाया। देर रात तक सिंचाई विभाग का कोई अफसर या कर्मचारी CBI अफसरों के पास नहीं पहुंचा था। बुधवार दिन तक अधिकारियों को आने को कहा गया है। माना जा रहा है कि आरोपी हैवान इंजीनियर JE राम भवन की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में उजागर हुए तथ्यों की पुष्टि के लिए टीम दोबारा चित्रकूट पहुंची। अभी तक बांदा और चित्रकूट जिलों में बच्चों के यौन शोषण का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। ऐसे में CBI टीम JE की हरकतों के शिकार बने बच्चों का भी तलाश करेगी। फिलहाल CBI के पास JE से बरामद मोबाइल में तमाम बोर्ड वीडियो मिले हैं। अब उन बच्चों और उनके परिजनों को तलाशने की चुनौती होगी। उनके बयान इस केस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। लिहाजा CBI ने गिरफ्तारी के फौरन फिर से चित्रकूट में डेरा डाल दिया। राम भवन बांदा जिले के नरैनी के खरौच गांव का रहने वाला है। इस परिवार की ने गांव से आकर नरैनी में अतर्रा रोड स्थित पावर हाउस के निकट घर बना लिया। इस घर में राम भवन के बड़े भाई राम प्रकाश और राजा रहते हैं। पिता चुन्ना प्रसाद की मृत्यु हो चुकी है। मंगलवार की रात उसके भाई सब परिवार घर में मौजूद थे पर पुकारने पर नहीं निकले। पड़ोसियों ने बताया कि सुबह से ही घर में चहल पहल नहीं है। संभवतः उन्हें राम भवन की गिरफ्तारी की जानकारी हो गई। वे किसी से बात करने के इच्छुक नहीं है। राम भवन की गिरफ्तारी की सूचना सार्वजनिक होने के बाद उसकी पत्नी दुर्गावती ने करवे स्थित किराए के घर को खुद को बंद कर लिया। मकान मालिक ने बताया कि पिछले 6-7 वर्ष से JE सपत्नीक यहाँ रह रहे हैं। उनकी कोई संतान नहीं है। वह बांदा जिले के नरैनी कस्बे में बाजार मोहल्ले में रहने वाले हैं। अब तक मुझे इनकी कोई शिकायत नहीं मिली। गिरफ्तारी की सूचना के बाद से पत्नी ने खुद को घर में बंद कर लिया। बहुत प्रयास करने के बाद भी वह बात करने को राजी नहीं है। JE की उम्र करीब 45 साल है। विभागीय लोगों के मुताबिक राम भवन की तैनाती करवी में 2009 से 10 में हुई थी। उसकी शादी 2004 में दुर्गावती देवी के साथ हुई थी। अर्जुन सहायक परियोजना महोबा वज्रशीन बांध परियोजना चित्रकूट का काम देख रहा। राम भवन SDM कार्यालय के पीछे की बस्ती में किराए के घर में रह रहा था। सूत्रों के मुताबिक उसे सिंचाई कॉलोनी में आवास आवंटित था, लेकिन वह कॉलोनी के बाहर ही रह रहा था। चित्रकूट में पोस्टिंग की शुरुआती दिनों में उसने ऑफिस के पास ही सिकरी गांव निवासी कक्कू सिंह का घर किराए पर लिया था। कक्कू सिंह ने बताया कि राम भवन को घर किराए पर देने के कुछ दिन बाद ही पड़ोसियों ने घर में संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत की। कक्कू सिंह ने बताया कि पड़ोसियों ने सख्त ऐतराज किया। बताया कि JE ने भोजन बनाने के लिए एक महिला को रखा है। उसकी 2 बेटियां भी वहां आती जाती हैं। संदेहजनक हरकतें देखी गई हैं। मैंने 1.5 माह में उसे घर खाली करा लिया था। जिलों में एक 50 वर्षीय जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया। क्या लापरवाही रही कि दिल्ली से आके CBI की टीम गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन यहाँ पुलिस को बना कर उसके बारे में पहले से ही उसको सर्विलांस में रखा हुआ था उनकी टीम ने,
और पहले भी एक व्यक्ति पकड़ा गया था उससे रिलेटेड। दूसरा, डार्क वेब को एक्सप्लोर करके उनके पास एक्सपर्टीज़ है, ये अभी तक AHTU में हमारे यहाँ डेवलप नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट जो इस प्रकार के मामलों की भी देखभाल करती है, और जो हमारे हेल्प डेस्क हैं, अगर कोई भी सूचना इस प्रकार की आएगी या किसी हेल्पलाइन के जरिए पता चलेगी तो उस पर फौरी कार्रवाई होगी। सर, CBI ने जो रिपोर्ट दर्ज की है वो अज्ञात सोर्सेज के हवाले से दर्ज किया है, उन तक कोई सूचना नहीं पहुंची थी। ऐसे में वो पीड़ित जो कि इसमें जो आरोपी होते हैं अधिकतर बड़ी उम्र के लोग होते हैं, जो अक्सर समाज में अपनी बड़ी उम्र का हवाला देकर बच जाते हैं, इसके लिए कोई खास स्कीम? बालकों के उत्पीड़न के लिए हेल्पलाइन के बारे में लगातार जानकारी दी जाती है, जिसमें 1098 पर कोई भी कंप्लेंट किसी भी बालक अथवा बालिका द्वारा की जा सकती है और इसका संज्ञान लिया जाता है। कोई भी मामला ऐसा जो सोशल मीडिया पर चलता है, उसके सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हमारी सोशल मीडिया की टीमों के द्वारा की जाती है। लेकिन उसके द्वारा ये मेल के द्वारा, डार्क वेब के द्वारा ये कार्य किया जा रहा था, जिस में हमारे अभी जो कर्मचारी हैं वो नहीं काम करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इस तरह का एक केस ये जिस सामने आया है, इसको भी हम अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ाएंगे। अभी इस केस में बांदा पुलिस की या आपके क्षेत्र में जो पुलिस की वो है कार्यशैली, इसको लेकर के क्या आप लोगों ने कदम बढ़ाए हैं? क्या स्थिति है कानून में? अभी कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। आज क्राइम की समीक्षा की गई है। सभी जो इम्पोर्टेंट हेड्स हैं, बलात्कार, मर्डर, लूट, डकैती, सभी में गिरावट आई है। एक्सीडेंट्स की संख्या में भी कमी आई है। और हमारे जो बीट कांस्टेबल हैं वो बीट से निरंतर अब सूचनाएं कलेक्ट करना शुरू कर रहे हैं और ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अभी सर्दियों में क्योंकि कई बार मूवमेंट हो जाता है गैंग्स का, उनको रोकने के लिए कष्ट मिलान के कार्यक्रम किए जाएंगे। महिला हेल्प डेस्क हमारे सभी थानों पर और जिला मुख्यालय पर शुरू हो गए हैं, जिसमें लगातार महिलाओं के सभी समस्याओं की सुनवाई की जा रही है। वन स्टॉप सेंटर की तरह ये कार्य कर रहे हैं। तो इसमें 24/7 ये ड्यूटी चलती है और सभी का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। तो इसमें जल्दी ही महिला सुरक्षा, बालिका सुरक्षा, बाल सुरक्षा और इस तरह के जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले हैं उसमें सब पे प्रभावी अंकुश लगेगा। AHTU का भी यहाँ थाना स्तर का स्टाफ यहाँ पर लगा दिया गया है और थाने के रूप में इसको अभी डेवलप किया जा रहा है। तो कोई भी ऐसी समस्या जो मानव तस्करी से संबंधित है, बालकों के यौन शोषण से संबंधित है या सोशल मीडिया पर कोई भी इस प्रकार की हरकतें करता है जो अवैध है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। राहतगढ़ तहसील में बिना नदी के प्राकृतिक वाटरफॉल पर पिकनिक मनाने गए 6 में से 5 लोगों की मौत पानी में डूबने के कारण हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर सागर विधायक शैलेंद्र जैन एवं कलेक्टर सागर दीपक सिंह ने संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि संबंधित परिवार की शासन के नियमानुसार आर्थिक सहायता की जाएगी। सागर की राहतगढ़ी तहसील में बीना नदी के प्राकृतिक वाटरफॉल पर पिकनिक मनाए गए 6 में से 5 लोगों की मौत पानी में डूबने के कारण हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर सागर विधायक शैलेंद्र जैन व कलेक्टर सागर दीपक सिंह ने संवेदना व्यक्त की। उन्होंने बताया कि संबंधित परिवार की शासन के नियमानुसार आर्थिक सहायता की जाएगी। कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने राहतगढ़ SDM को निर्देश दिए हैं कि राहतगढ़ वाटरफॉल में आवश्यक साइनेज एवं सूचना बोर्ड के द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्रों की जानकारी प्रदर्शित की जाए। होमगार्ड की टीम द्वारा पानी में डूबने से मृत हुए 5 व्यक्तियों के शव निकाल लिए गए हैं, जबकि एक लड़की का इलाज जिला अस्पताल सागर में चल रहा है। राहतगढ़ में नदी में नहाने के दौरान जो डेथ हुई है वो बहुत ही दुखद घटना है। मैं पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और मैं लोगों से अपील करूंगा कि इस तरह से वाटरफॉल और नदी के निकट नहीं जाएं। इसके साथ ही मैं SDM राहतगढ़ को ये निर्देश दिए हैं कि शासन के निर्देशानुसार RBC 64 के तहत जो पीड़ित परिवार हैं, प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि RBC 64 के तहत दी जाए। शीघ्र ही SDM राहतगढ़ द्वारा कार्रवाई पूर्ण करके प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए के मान से शासन की सहायता राशि दी जाएगी। हो गया, दुर्घटना में मृत्यु हो गई, इन पे क्या आपने कुछ उनको सहायता राशि के लिए प्रावधान की बात कही? कल जो दुर्घटना हुई है राहतगढ़ वाटरफॉल में वो बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ही हम लोग सब बहुत दुखी हैं
एक ही परिवार के 5 लोगों की जल समाधि हो गई है। हम उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है, प्रशासन ने भी लिया है और मैंने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर बातचीत की है। और आरबीसी एक्ट के तहत उसके प्रावधानों के तहत जो मृतक हैं उन मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए देने की व्यवस्था आरबीसी एक्ट के अंतर्गत है। उनको वो राशि बहुत शीघ्रता से हम व्यवस्था करके दिलाएंगे और प्रशासन स्तर पे भी हम लोग ये व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की दुर्घटनाएं भविष्य में ना हो और लोगों की जानें ना जाएं। पलेरा में शासकीय भूमि विक्रय करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आवेदनकर्ताओं ने दिया ज्ञापन और पलेरा के वार्ड नंबर 13 में विगत कुछ दिन पहले प्रशासन के द्वारा सरकारी जमीन पर बने मकानों को ध्वस्त कर दिया। भूमाफियाओं के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों को सरकारी जमीन को 100 रुपए के स्टाम्प पर उक्त राशि लेकर बेचनामा लिखकर जमीन बेच गई थी, जबकि वो भूमि शासकीय भूमि नगर पंचायत पलेरा के पार्क के हेतु आवंटित थी, जिसे भूमाफियाओं ने अपने बताकर सीधे साधे लोगों को विक्रय कर दी तथा प्रांतिगढ़ों ने अपने मकान भी बना लिए थे। पलेरा में शासकीय भूमि विक्रय करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आवेदनकर्ताओं ने दिया ज्ञापन। पलेरा की वार्ड नंबर 13 में विगत कुछ दिन पहले प्रशासन के द्वारा सरकारी जमीन पर बने मकानों को ध्वस्त कर दिया। भूमाफियाओं के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों को सरकारी जमीन को 100 रुपए स्टाम्प पर उक्त राशि लेकर बेचनामा लिखकर जमीन बेची गई थी, जबकि वो भूमि शासकीय भूमि नगर पंचायत पलेरा के पार्क के हेतु आवंटित थी, जिसे भूमाफियाओं ने अपनी बताकर सीधे साधे लोगों को विक्रय कर दी थी तथा प्राणीगढ़ों ने अपने मकान भी बना लिए थे, जो प्रशासन के द्वारा गिरा दिए गए, जिसमें प्रांतिगढ़ विक्रेता भूमाफियाओं द्वारा विक्रय की राशि वापस कराने जाने व कानूनी कार्रवाई को लेकर पलेरा तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। करीब 8 लोग तहसीलदार को ज्ञापन देने पहुंचे, जिसमें मूलचंद कुशवाहा, राजकुमार रजक, अरविंद कुमार बरार, भगवान दास, इकरार अहमद खान, श्वेता लता बंसकार, जितेंद्र प्रजापति, वृंदावन अहिरवार, इन सभी लोगों ने मिलकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया। इससे पहले भी कुछ लोगों द्वारा एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। हमारा नाम है सर दीपचंद कुशवाहा। हमको बेचने वाले ने ये कहा था कि ये ज़मीन आप ले सकते हो, बना सकते हो, यहाँ कोई विवाद नहीं है, ना कोई टूटने की ज़मीन है, ये रजिस्ट्री की ज़मीन है, पठेती की ज़मीन है, आप मकान बेफिक्र होकर बना सकते हैं और कहो तो आप बाद में रजिस्ट्री भी करवा सकते हो। अब हाल में जल्दबाजी में रजिस्ट्री नहीं हो सकती है सर। हमने स्टाम्प पर लिखवा लिया था कि हम अब हाल में अपना सबूत रख के मकान तो बना सकते हैं सर। फिर अब प्रशासन ने अचानक हमको हमला बोल दिया, टाइम भी नहीं दिया और अचानक सुबह से बोले कि आध घंटे का टाइम देते हैं, मकान खाली करो, बस आपके मकान टूटने हैं। उसमें लगभग 20-22 लोगों के मकान टूटे हैं सर। सभी लोगों ने आवेदन दिया, कुछ लोग अभी हैं, कुछ लोग अभी है नहीं है यहाँ पर। हम सर यही नया चाहते हैं कि जैसे मामला जो नाम पूरा ना मिले सर, जितना मिल जाए उतना सही, नहीं तो हम तो रोड पे तो आ ही गए सर। अपने गांव की जिन्होंने बेची है साहब, जितने का उनने हमको रुपया लिया है उतना रुपया मिल जाए वो कार्रवाई की जाए। मकान का खर्च जाए तो जितना है, जितना साहब सरकार जाने के जितना हमको मिल जाए उतना से ठीक है सर। कार्रवाई तो करवानी ही चाहते हैं सर, क्यों नहीं चाहते हैं? कार्रवाई हो तब तो भी दोबारा ऐसा ना करें। शासकीय ज़मीन उनने बेची, आज हमको बेची, कल दूसरे को बेचेंगे भी, कल दूसरे को बेचेंगे तो उसके फिर दूसरे 4-10 लोग 20 लोग फिर बर्बाद होंगे। आज तो हम बर्बाद हुए। इस पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही आवेदन प्राप्त हो गया है, उनको सजेस्ट भी किया है कि वो मूल पत्र शपथ पत्र लेके प्रस्तुत करें शिकायत, उसकी विधिवत जांच करके उसके बाद आगे निराकरण किया जाएगा। सर शिकायत कर दिया था एसडीएम को, अभी तक कार्रवाई नहीं, वो अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे मुझे प्राप्त हो जाएगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।